टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम एक मनोविज्ञान की एक विचारधारा है मनोविश्लेषणवाद, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मनोविश्लेषणवाद के जनक देखा जाए तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता था। मनोविश्लेषणवाद के जनक जो सिगमंड फ्रायड थे, उनका जन्म 6 मई 1956 को चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, लेकिन इनका ज्यादातर जीवन कहाँ बीता? ऑस्ट्रिया में बीता। मनोविश्लेषण को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। यह विचारधारा मन के विश्लेषण पर बल देती है। मनोविश्लेषणवाद का मानना है कि बाल्यावस्था के अनुभव ही वयस्क मानव के व्यवहार एवं व्यक्तित्व का आधार बनती है। अर्थात बाल्यावस्था में जो व्यक्ति कार्य या कार्यशैली जैसी रही है, उसी कार्यशैली को आगे जाकर अन्य अवस्थाओं में वो आधार बनाता है। फ्रायड का मनोविश्लेषण के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। मन के स्तर पर फ्रायड ने कार्य किया, व्यक्तित्व संरचना में व्यक्तित्व प्रकार के ऊपर उन्होंने कार्य किया। तीसरा पॉइंट है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत पर उन्होंने कार्य किया। मन के स्तर पर उन्होंने मन की शास्त्रीय संरचना के बारे में, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में विधिवत चर्चा उन्होंने की है। फ्रायड के अनुसार इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से स्तर बताए हैं? मन के 3 स्तर बताए हैं। नंबर 1 है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड होता है। दूसरा है अर्ध चेतन मन, सेमी कॉन्शियस माइंड होता है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड होता है। इसमें चेतन मन बताया है कि कोई व्यक्ति जो सीखता है उसमें इसके सीखने के मतलब प्रवृत्ति जो होती है 8% होती है। अर्धचेतन मन में मात्र 2% होती है। अचेतन मन से व्यक्ति जो है 90% तक जो है सीखता है। चेतन मन के बारे में बताया कि ऐसी अनुभूति या संग्रह जो व्यक्ति को यथा समय याद रहती है। मतलब 8% बातें जो है व्यक्ति को हर समय याद रहती हैं। और दूसरा है अर्धचेतन मन, या ऐसी अनुभूति या संग्रह जिन्हें थोड़े मानसिक प्रयास से चेतन में लाया जा सकता है। मतलब व्यक्ति को याद नहीं रहती हैं, लेकिन थोड़ा भी प्रयास कर दिया जाए तो व्यक्ति के दिमाग में आ जाती है। अचेतन मन में है कि मानव के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से या मानव के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नहीं प्रभावित करता, इनडायरेक्ट रूप में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह उन अनुभूतियों, विचारों एवं दमित इच्छाओं का संग्रह है जो कभी चेतन मन में जन्मी थी, परंतु किन्हीं कारणवश वह पूरी नहीं हो पाई। मतलब चेतना अवस्था में कोई चीज उनके दिमाग में आई थी, लेकिन वो कार्य जो है वो जो उनके दिमाग में आई वो पूरी नहीं हो पाई थी, या उससे अनैतिकता, असामाजिकता या कामुकता होने के कारण सामाजिक रूप से उन्हें व्यक्त नहीं किया जाता। अचेतन मन में क्या होता है कि कुछ कार्यशैली व्यक्ति की ऐसी रहती है जो सामाजिक व्यवहार के खिलाफ रहती है, उसको इंसान व्यक्त नहीं कर पाता है। उसके बाद फ्रायड ने अहम रक्षा युक्तियां बताई हैं। नंबर 1 है दमन, रिप्रेशन। दमन क्या है, रिप्रेशन क्या है? यह अहम रक्षा की वह युक्ति है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर उस कारण को अंतर्मन से जवाब देता है। मतलब ऐसी युक्ति है जिसको व्यक्ति जानता है लेकिन अंतर्मन से उसको दबा देता है। प्रक्षेपण है जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसके अंतर्गत अपना दोष जो है किसी दूसरे के ऊपर आदमी ढाल देता है। तीसरा है अस्वीकरण, जिसे डिनायल कहते हैं, जब वास्तविकता को बलपूर्वक इसलिए नकार दें कि उसकी अहम रक्षा हो सके। वास्तविकता को इसलिए नकार देते हैं कि उनकी अपनी अहम की रक्षा हो, अर्थात उनके अहम पर किसी प्रकार की चोट ना आए, तो इसलिए वास्तविकता को भी वो नकार देते हैं। उसके बाद प्रतिक्रिया निर्माण होता है जिसे रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं, डिकेशन फॉर्मेशन कहते हैं। 5वां है युक्तिकरण, जिसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये हमारी जो मन के 3 स्तर हैं फ्रायड द्वारा बताया गया था। उनके द्वारा कितना % व्यक्ति सीखता है और उसके आधार पर कार्य करता है। अब जो है अगले वीडियो में हम जो है इनके अन्य जो विचारधारा उस पर बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
फ्राइड के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है इदम, जिसे कहते हैं इड। दूसरा अहम, जिसे कहते हैं ईगो। तीसरा है पराहम, इसे कहते हैं सुपर ईगो। ईद के बारे में फ्राइड ने बताया कि यह अपने सुख से मतलब रखता है, इसलिए इसे सुखवादी व्यक्तित्व का कहते हैं। मतलब ये जो है सुख से अपने मतलब रखता है, उससे कोई, जैसे बच्चा है, बच्चा जन्म लिया तो उसको भोजन मिल जाए, माँ का प्यार मिल जाए, उतने से मतलब रहता है, तो सुखवादी व्यक्तित्व है। यह चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसका मन जो है अचेतन तरह का मन रहता है, चेतना नहीं रहती है। इसका मूल आधार मूल प्रवृत्तियां होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो है मूल आधार मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उसी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर वो अपने माँ को या अपने संबंधियों को जो है बताता है कि क्या गलत है, क्या मतलब भूख लगी है तो रोना बताएगा अपने संवेगों के माध्यम से। इसका मुख्य कार्य विचारों को जन्म देना है। इदम या ईद का मुख्य कार्य विचारों को जन्म देना है। इदम को संसार, नैतिकता, मानवता से कोई मतलब नहीं रहता। मतलब ये ऐसी स्थिति है, इसमें संसार, नैतिकता, ये सब चीजों का कोई मायने नहीं लगता है। यह पराहम से सदैव संघर्ष रहता है, पराहम से हमेशा संघर्ष करता रहता है। अहम के बारे में फ्राइड ने बताया है कि इदम तथा पराहम के मध्य संतुलन स्थापित करता। अहम जो है इदम और पराहम के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इसकी प्रकृति विवेकपूर्ण व सामंजस्यपूर्ण होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? विवेकपूर्ण होती है और सामंजस्यपूर्ण होती है। मन का कार्यपालक भाग है, मन मतलब मन का कार्यपालक भाग है। और उसके बाद यह मन का विचारशील भाग होता है, अर्थात मन में विचार उत्पन्न करने वाला होता है, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खतरों से बचाता है। मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खतरों से बचाता है, अतः इसकी प्रकृति मानवीय है। मतलब अगर पूछा जाए फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के किस प्रकार की में जो है व्यक्ति की प्रवृत्ति मानवीय होती, तो हम बताएंगे अहम, ईगो। यह पराहम और इदम के बीच मेडिएटर का, यह पराहम और इदम के बीच मेडिएटर का काम करता है। अब इसके बाद जो है फ्राइड ने तीसरा जो बताया है मन के व्यक्तित्व के बारे में, उन्होंने बताया है कि यह पूर्णतया नैतिक व्यक्तित्व है। अगर पूछा जाएगा इनके अनुसार जो है नैतिक व्यक्तित्व किसमें होता है, तो पराहम में होता है, जो आदर्शों पर पूरा जोर देता है, अर्थात आदर्शवादी व्यक्तित्व इदम और पराहम के बीच में पिता पुत्र जैसा संबंध बताता है। इदम और पराहम के बीच पिता पुत्र जैसा संबंध पाया जाता है। पराहम का मुख्य कार्य इदम के अनैतिक, आक्रामक, असामाजिक एवं कामुकतापूर्ण विचारों को नियंत्रित करना है। यह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, समायोजनशील, त्याग करने वाला होता है। इदम में जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो उसकी जो प्रवृत्तियां होती है, यहाँ पराहम में आने के बाद जब बड़ा होता है तो उसके अनैतिक और आक्रामक जो व्यवहार होते हैं उस पर जो है कंट्रोल होता है, नियंत्रित हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम मनोविज्ञान, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या पंच अवस्था के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यह सिद्धांत विकास पर कामुकता के प्रभाव का अध्ययन करता है। यह सिद्धांत जो है विकास, किसी व्यक्ति का विकास हुआ, उस पर कामुकता का कितना प्रभाव, उसका अध्ययन करता है। फ्राइड के अनुसार बालक में काम प्रवृत्ति शैशव काल से ही प्रभावित, बच्चों में काम की जो प्रवृत्ति होती है शैशव काल से प्रभावित हो जाती है, पर स्वरूप भिन्न होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो देखा जाए तो बेटे का माँ के प्रति और बेटे का माँ के प्रति और बेटी का पिता के प्रति मोह ज्यादा होता है। इस कारण से शैशव काल से ही ये जो है काम प्रवृत्ति प्रभावी हो जाती है। फ्राइड के अनुसार बालक का व्यक्तित्व इदम प्रवृत्ति का होता है। बालक का व्यक्तित्व किस प्रवृत्ति का होता है? इदम प्रवृत्ति का होता है, जो 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति शक्तियों से ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 1, मूल प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, एक जीवन प्रवृत्ति होती है, एक मृत्यु प्रवृत्ति। मृत्यु प्रवृत्ति का मतलब है जब इंसान इस दुनिया से चला गया तो उससे किसी प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जीवन की जो प्रवृत्ति है, जीवन प्रवृत्ति में एक काम शक्ति है जिसको लिबिडो कहा जाता है। इदम को लिबिडो जो होता है इदम को ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक मानसिक शक्ति है जो यौन या लैंगिक क्रियाओं के माध्यम से
व्यक्तित्व को संतुष्टि प्रदान करता है, यह सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के 5 चरण बताया है, जिसमें बताया है कि लिबिडो प्रत्येक चरण में अलग अलग भागों में निवास करती है और हर आयु विशेष में लिबिडो जहां निवास करेगी, बालक की उसी अंग से ज्ञान क्रियाओं तथा काम क्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशीलता रहता है। अर्थात लिबिडो जहां पे निवास करेगी उसमें काम प्रवृत्ति और काम क्रियाओं की क्रियाशीलता अधिक रहेगी। उन्होंने पहली अवस्था बताया है कि मुखावस्था, ओरल स्टेज, जिसमें 0 से 18 मंथ का बच्चा होता है, उसमें पाई जाती है। इस अवस्था में लिबिडो मुख में निवास करती है, मुंह में, मतलब बच्चे के मुख में निवास करती है। लिबिडो के 2 रूप बताए हैं मुखावस्था में, मुख चूषण अवस्था, दूसरा है मुखीय दंतन अवस्था। ओरल सेकिंग, जिसमें चूषण क्रिया से संतुष्टि होती है, जैसे माँ से दूध पीने से उसको संतुष्टि मिलती है, तो उसे मुखी चूषण अवस्था कहते हैं। मुखी दंतन अवस्था, कभी कभी जब गुस्सा आ जाता है बालक को, दांत काटने के माध्यम से उसको संतुष्टि मिलती है। जब उसका दांत निकलने लगता है तो दांत काटने के माध्यम से उसकी संतुष्टि होती है। दूसरी अवस्था है गुदा स्टेज, एनल स्टेज, ये 15 से 3 वर्ष के बालकों में होती है। इस अवस्था में लिबिडो गुदा में निवास करती है। गुदा मतलब जहां से मलमूत्र निकलता है उस एरिया में निवास करती है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं लिबिडो। नंबर 1 है गुदा निष्कासन, गुदा धारण। तो गुदा निष्कासन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां से मलमूत्र व्यक्ति निवास करता है वहां पे लिबिडो निवास करती है। या तो गुदा धारण, जैसे खाना पीना खाता है बच्चा, तो उस सिचुएशन में जो है लिबिडो निवास करती है। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरी अवस्था जो बताए हैं फ्रायड ने, लिंग प्रधान अवस्था, फेलिक स्टेज, जो 3 से 7 वर्ष के बालकों में होती है। इस अवस्था में लिबिडो बालक के यौन अंगों में निवास करती है, मतलब लिंगों में निवास करती है, यौन अंगों में। बालक में लिंग के प्रति संचेतना तथा मनोभाव का संचार होता है। मनोभाव 2 तरीके से होते हैं, एक मातृ प्रेम होता है, एक पितृ प्रेम होता है। मातृ प्रेम जो होता है उसको कहते हैं ओडिपस, और पितृ प्रेम जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रा। ओडिपस मतलब मातृ प्रेम में क्या होता है, इसमें बालक अपने माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति आक्रामकता सन्निहित होती है। इस स्टेज में जो बालक होगा वो अपनी माँ के प्रति प्रेम लगाएगा और पिता के प्रति आक्रामकता सन्निहित रहेगी। और इलेक्ट्रा स्टेज में जो लड़की होगी, बालिका होगी, उसका पिता के प्रति प्रेम होता है, हाँ? माता के प्रति जो है आक्रामकता रहती है। चौथी अवस्था है काम प्रसूति अवस्था, इसके कहते हैं लेटेंसी स्टेज। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों में होता है। बालक का विकास शारीरिक दृष्टि से होता है। सामाजिक दबाव के कारण काम इच्छाएं दबी रहती हैं। उसके बाद अपने कामुक विचारों को खुलकर वो समाज में व्यक्त नहीं कर पाता है। 5वीं अवस्था है जनन इंद्रिय अवस्था, जिसे जेनिटल स्टेज बोलते हैं। 13 से 20 वर्ष के बालकों में पाई जाती है। लिबिडो का इसमें जनन इंद्रिय अवस्था में लिबिडो का निवास जनन इंद्रियों में होता है। बालक में अस्थायी कामुकता, इसमें बालक होते हैं इसमें अस्थायी कामुकता का विकास हो जाता है। फ्रायड और ब्रायल ने मिलकर कार्य करते हुए संवेग की अभिव्यक्ति के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि संवेग अभिव्यक्ति के मार्ग में यदि कोई बाधा आ जाए या अवरोध उत्पन्न हो जाए तो संवेग को रूपांतरित करके, मॉडिफाई करके अन्य मार्ग से अभिव्यक्त कर लेता है। मतलब कोई दिक्कत हो जाती है तो जो है वो दूसरा मार्ग परिवर्तित कर लेता है। संवेग अगर मूल मार्ग है तो अभिव्यक्ति होगी, अगर मार्ग रूपांतरित करके कृत्रिम मार्ग चलता है, संवेगों को पैदा कर सकते हैं। संवेग जो होता है वो पैदा होता है, समाप्त नहीं होता। अगर एक बार हो गया समाप्त नहीं होगा। संवेग रोका नहीं जा सकते, उसकी अभिव्यक्ति जरूरी है। फ्रायड ने स्वप्न के फ्रायड के अनुसार स्वप्न बताए हैं कि फ्रायड के अनुसार स्वप्न अचेतन मन क्रिया होते हैं। फ्रायड ने बताया कि जो स्वप्न हमारे लोगों के दिमाग में आता है रात में सोते समय, वो अचेतन मन की क्रिया है। स्वप्न को फ्रायड ने मतिभ्रम कहा है। स्वप्न को फ्रायड ने क्या कहा है? मतिभ्रम कहा है।
उसको भ्रम क्या है, मति भ्रम क्या है, इसको दोनों को समझना है। भ्रम को कहते हैं इल्यूजन, उसको उत्तेजना सामने उपस्थित रहती है, भ्रम में उत्तेजना हमारे सामने उपस्थित रहती है, मति भ्रम में जो है उत्तेजना अनुपस्थित रहती है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि सिगमंड फ्रायड द्वारा जो सिद्धांत दिया गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उनके अन्य जो सिद्धांत थे उसके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा किया। अब आगे के वीडियो में जो है हम एक स्टेज और बचा हुआ है, उसको हम एक जो है विचार जो है मनोविज्ञान की एक विचारधारा और बची, उस पर मानववाद, उस पर चर्चा करेंगे। सभी लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जिस आपके लाइक और कमेंट से हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे हम जो है बेहतरीन, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।